हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी का ये हमारा 14 सीरीज़ है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 13 वीडियो डाला है। अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारी वीडियो मिल जाएंगे। बेसिकली आज ये हमारा वीडियो होने वाला है मृदा और वनस्पति से, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे भी पहले हम लोगों ने 2 पार्ट देखा था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम से ओरिएंटेड है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड को लेकर के हम चल रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले बता दूं कि जो लोग बीपीएससी की प्री एग्जाम्स में लगे हुए हैं उनके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है हमारे एप्लीकेशंस पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये कोर्सेज मात्र आपको 299 में मिल रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसकी जो प्राइस होगी वो थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। तो अगर आप अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जल्द ज्वाइन करें क्योंकि काफ़ी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़िए क्योंकि सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड प्रोवाइड कराई जा रही है। और खास करके हम लोग इस पर जो फोकस कर रहे हैं वो बिहार स्पेशल पे फोकस किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जा रहा है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली वो पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होगा कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्थानीय रूप से इसको रेगुर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके करेल काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, करेल काली कपास वाली मिट्टी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को हम लोग चरनोज़म के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी आपको ये बताना है कि मृदा अपक्षय समस्या जो किससे संबंधित है। वेदिका कृषि बिल्कुल नहीं, इससे नहीं होता है। वनमूलन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। वनमूलन अगर करेंगे तो मृदा अपक्षय डेफिनेटली होगा ही होगा। और उष्णकटिबंधीय जलवायु, इससे भी कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड केवल और केवल सही होगा, तो केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि खैर। देखिए खैर को हम लोग खादिर के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा खैर, या फिर इसको खादिर के नाम से भी जाना जाता है। तो खैर की लकड़ी का प्रयोग हम लोग जो कि कत्था बनाने में करते हैं। और इस लकड़ी का ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो पूजा के कामों में होता है, यानी पूजा जो सामग्री होती है उसमें काम में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो लकड़ी होती है वो हड्डी के समान मजबूत होती है, कठोर होती है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि इसमें से नहीं है, कौन सा तरीका नहीं है। तो बीज का संशोधन करना इसका एक तरीका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि फर्न, ठीक है। फर्न कह सकते हैं या फिर इसको पर्णाग भी कहा जाता है, पर्णाग। तो ये पर्णाग या फिर फर्न एक प्रकार का अपुष्प वाला पौधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना कंटेंट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। इससे पहली वाली अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कौन से पेड़ कहाँ पर मिलते हैं, कौन से वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं। जैसे सागौन की अगर हम बात करते हैं तो सागौन में आपको बताया था कि मध्य भारत में अधिकतर ये मध्य प्रदेश में मिलता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट का सेकंड होगा। तो फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देवदार की बात करें तो ये हिमालय के उच्च स्थानों पर मिलता है। तो हिमालय के उच्च क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं बी का 4 के साथ। तो बी का 4 यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच वैल्यू जो होता है वो लगभग कितना होना चाहिए। तो कह सकते हैं 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 के बीच आसपास होना चाहिए।
अगला प्रश्न, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो यहाँ पे शोरधम कह सकते हैं। अब ये शोरधम क्या होता है, शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। शोरधम, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स ज्वार। ठीक है, ये आपने सभी लोग सुने होंगे ज्वार। तो ज्वार को ही शोरधम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये अनाज होता है, जो कि इसका अनाज के रूप में भी और चारा के रूप में भी बोई जाती है। तो दोनों तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, शोरधम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने का कारण अनउर्वरक होता जा रहा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, लेटराइट। ठीक है, लेटराइट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, और ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो है मटर। ठीक है, मटर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस तरह से? मृदा अपरदन को किस तरह से रोका जा सकता है? तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, वन रो पढ़ करके। ये प्रश्न भी अक्सर सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट होते रहता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग को ऐसे भी पता होता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, उसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को मैं आपको बताऊं कि 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जो पुरानी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, जो नई होती है उसको खादर कहा जाता है। तो ये बस छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखना है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो क्षारीय मिट्टी जो होती है उसको अम्लीय के रूप में करने के लिए कर सकते हैं क्या? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। ठीक है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके किया जा सकता है, मिट्टी के क्षारकता को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल को उगाई जाती है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़द। अब ये उड़द क्या है? तो देखिए, उड़द को हम लोग 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो उड़द होता है, या फिर उड़द कह सकते हैं, या फिर इसको हम सिंपल से भाषा में कहें तो धोई। धोई आपको पता होगा, धोई। ठीक है, एक प्रकार का दलहन होता है, और इसका प्रयोग करके हम लोग भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। राइट, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरी जो वृक्ष होती हैं वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। जैसे टीक की बात करें तो टीक कहें, या फिर इसको सागौन कह सकते हैं। तो सागौन आपको बताया गया कि एमपी यानी मध्य भारत में अधिकतर मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका मध्य प्रदेश। लेकिन देवदार की बात करते हैं तो देवदार अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी वैसे गलत हो जाएगा। और चंदन की लकड़ी भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक में मिलता है, ये आपको पता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सही जो होता है वो सुंदरी वृक्ष, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए, लावा मिट्टियाँ कहने का मतलब शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लावा मिट्टी हम लोग काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी हो गया, काली मिट्टी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे लावा मिट्टी की बात करें तो ये क्या है, मालवा पठार में। और आपको बताया गया कि जो काली मिट्टी होती है विशाल चट्टानों से ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाली लावा से बनी, या फिर हम कह सकते हैं ज्वालामुखी के फूटने के बाद जो विशाल चट्टानें होती है उससे बनती है काली मिट्टी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मालवा पठार में पाई जाती है, और ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाली जो लावा से बनी होती है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा कि काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी में आपको बताया हूँ कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, और इसमें अधिकता होता है, जैसे चूना हो गया, कैल्शियम कह सकते हैं, पोटास कह सकते हैं, इसकी जो पोटास नहीं होता है, ह्यूमस, पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो चूना याद रखिएगा, चूना, कैल्शियम इसके जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समृद्ध होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे बात करें लावा मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो महाराष्ट्र कह सकते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस तरह से याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। रेगुर किसका नाम है? तो इसमें तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि रेगुर जो किसका नाम है, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कि रेगुर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? जो रेगुर मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है?
तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात कह सकते हैं इस तरह से। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि चूना पत्थर मात्रा में अधिक होता है, ये गलत है। चूना पत्थर इसमें नहीं होता है। नाइट्रोजन, चूना पत्थर जो कि ह्यूमस कह सकते हैं, पोटास कह सकते हैं, इसमें कमी होता है। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे आपको जो नोट्स दिया गया था उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया भी गया, और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अच्छे तरीके से, तो आप बाकी के वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लीसा प्राप्त होता है। अब ये बात करते हैं कि लीसा क्या है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि पेड़ों से रस को निकाला जाता है और उसको कुछ बर्तन में या फिर किसी पात्र में इकट्ठा किया जाता है उस रस को। तो आप अगर चीड़ के वृक्ष को देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इससे क्या होता है कि लीसा निकाला जाता है, और इस लीसा से क्या होता है कि तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये फेमस होता है लीसा। तो लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। ये याद रखिएगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय वन में किया जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी, ठीक है, अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन ए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य कह सकते हैं? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में तो देवदार, ठीक है, देवदार कह सकते हैं, ऑप्शन बी। और वैसे भी आपको देवदार बताया गया था कि हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई मिट्टी, ठीक है, बलुई दोमट कह सकते हैं, बलुई दोमट। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछता हूँ, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ये आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? तो जस्ता तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कथन ए कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। तो कह सकते हैं कथन ए तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलता है? तो अधिकतर लेटराइट मिट्टी कह सकते हैं दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो कौन सा है? तो कछारी मिट्टी या फिर इसको जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, ऑप्शन डी। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ठीक है, पतझड़ी वन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कौन सी मिट्टी? अच्छा, यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए यानी कि काली मिट्टी। ये दो ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो काली मिट्टी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। लावा मिट्टी या फिर काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चरनोजम कह सकते हैं, करेल काली कपास वाली मिट्टी कह सकते हैं, सभी का नाम एक ही है, काली मिट्टी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे 30 जो क्वेश्चंस आपको कराएगा वो अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके थोड़ा बता दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।